हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में इंटरमीडिएट के वे सभी स्टूडेंट्स जिनके 100 मार्क्स के हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी के लिए इस वीडियो में आपके गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके 13 चैप्टर हैं गद्य खंड से, तो 13 के 13 चैप्टर्स से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी अवश्य बनेगी, लेकिन इसमें आपके 13 चैप्टर्स के टोटल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे में दिख रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बगल में नोटिफिकेशन बेल दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके अवश्य रखिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा गद्य खंड के बाद पद्य खंड का, तो उससे भी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो सबसे पहला चैप्टर आपका गद्य खंड से है बातचीत। इनके जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये आपको जानकारी में रखना है, क्योंकि इस तरह से आते रहते हैं क्वेश्चंस कि बातचीत किनके द्वारा रचित है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। पहला प्रश्न है इससे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। वैसे आपको कहीं कहीं जो है 3 जून 1844 भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इस भी याद रखना है 1844 को हुआ था। आपके बुक के अनुसार 23 जून 1844 को हुआ था। 20 का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के। मैं आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर बताते चलता हूँ ताकि कम समय में आपके सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस हो पाए। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आगे है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नामक। सी उत्तर होगा। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये श्रीनिवास दास की रचना है। 6 का आंसर ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की नहीं लिखी हुई है? तो 7 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रभावती नहीं लिखी हुई है। बाकी जो आप ABC देख रहे हैं ये सभी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आठवां प्रश्न है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो लिखी हुई जो कृति है वो है आपका रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो आप AC और डी देख रहे हैं ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। नौवां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? तो भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर बी नौवां का। यहाँ पे युग पूछा गया है तो ये प्रेमचंद युग हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान देना है कि बालकृष्ण भट्ट अगर पूछा जाएगा किस युग के निबंधकार हैं तब भारतेंदु युग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साहित्यकार है तो ये प्रेमचंद युग के साहित्यकार है। अगर निबंधकार पूछा जाएगा तो फिर भारतेंदु युग होगा। फिलहाल 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत जो है ये एक प्रकार की निबंध है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्राइडे के मुख से। ए इसका उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो ये जो है ये बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली, बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। उसके बाद आगे फिर है इसी में आप देख सकते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर जो है रचना है? तो ये श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। 15 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है जो आप देख रहे हैं परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। बाकी नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, सद्भाव, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का भाव, ये सभी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 15 का आंसर डी होगा, परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल, आपको पहले भी बता दिया गया है रेल का विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की जो है श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ये है आपके रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो है
उसने कहा था, उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पहला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो गुलेरी जी का जन्म जो है वो जयपुर के राजस्थान, मतलब जयपुर में हुआ था, जो राजस्थान में पड़ती है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर है उसने कहा था, ये भी आपका पूछा जाएगा, कभी कभी पूछा जाता है चैप्टर का नाम देकर। उसने कहा था किनकी कृति है? तो गुलेरी जी की, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका पूरा नाम है। और सुखमय जीवन भी इन्हीं की रचना है, दूसरा का भी ये हो जाएगा। तीसरा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? जो आपका चैप्टर है कहता है ये कब प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ था आपका 1915 ईस्वी में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम जो है वो मांझे था। फिर कहता है लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के पद पर था। पांचवा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जमादार के पद पर था। उसके बाद छठा प्रश्न है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई? तो ये हुई थी वजीरा सिंह के गोद में। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह ही था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो है बोधा सिंह था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं नौवां प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को जो है लहना सिंह ने मार गिराया। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इनका जो नंबर था वो था 77, 77। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 77। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? तो ये जो है लायलपुर में दी। 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो 13 का आंसर हो जाएगा कफन जो है इनकी लिखी हुई नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ये जो है गुलेर के मूल निवासी थे, इसीलिए उनको गुलेरी जी नाम से लोग पुकारते थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कछुआ धर्म किसका निबंध है? कछुआ धर्म जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही निबंध है। उसके बाद है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? गुलेरी के द्वारा रचित की गई निबंध कौन सी नहीं है? तो ये है आपका मजदूरी और प्रेम। बाकी जो आप देख रहे हैं ए, सी और डी ये गुलेरी जी द्वारा रचित है। 17 नंबर प्रश्न है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो इनका अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो बोधा जो है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। लहना सिंह क्या था? लहना सिंह जो है वो जमादार था। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी की जो है वो आपका उसने कहा था, जो आपका चैप्टर ही है वो है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही कृति है, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है। तो ये आपका हो गया दूसरा चैप्टर। इसके बाद अब देखते हैं तीसरा चैप्टर, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो ये जो लिखी गई है संपूर्ण क्रांति, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही लिखी गई है। तो इससे सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। पहला का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। दो का ये हो जाएगा। तीसरा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम जो है वो था आपका प्रभावती देवी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो ये थे स्वामी सत्यदेव जी। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ये थे सदानंद जी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है जयशंकर दीक्षित को। जयशंकर नारायण ने IAS की परीक्षा कहाँ से पास की? तो ये बिहार विद्यापीठ से पास की। जी इसका उत्तर हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेनिन की मृत्यु जो है वो 1924 ईस्वी में हुई थी। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 में ही बने, जब लेनिन की मृत्यु हो गई। तो 9 का आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा।
उसके बाद आगे आप 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैला आंचल। ये फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। उसके बाद 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 की बात है। तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्दुल गफूर थे। 20 का उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाउल नाम था। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किस साल, पूछा गया है, नेतृत्व किया था छात्र आंदोलन का? तो 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम जो है हरसु दयाल था। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में, जो कि आपको बता दिया गया है। उसी के बाद जो है जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी विचारधारा को फॉलो करने लगे। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कहता है कि दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से, जो कि पहला ही क्वेश्चन था। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को। 18 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना में दिया था। जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे 5 जून 1974 को। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये जो है जयप्रकाश नारायण की रचना। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1952 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई 1998 में। 20 का उत्तर हो जाएगा। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो ये है आपका रामवृक्ष बेनीपुरी की। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी की। किसने कहा था? अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। कितने मीलों इस देश की जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो 25 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलिंगडन नर्सिंग होम में जब जो है दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का दलाल कहा गया। मतलब पहले लोग कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वो अमेरिका के दलाल हैं। तो 26 का आंसर, ये एक अफवाह थी, तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? तो डॉक्टर का जो नाम था वो था आपका डॉक्टर रहमान। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट आपका चौथा चैप्टर है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं, जो इनके रचयिता हैं, वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये आपको याद रखना है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। पहला क्वेश्चन है, इससे संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की ही। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो यह है आपका शुद्ध कविता की खोज। ये इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो आपका साकेत, शायद 3 का आंसर ऑप्शन नंबर कहता है कि इसके द्वारा लिखी गई नहीं है, तो साकेत नहीं लिखी गई है। बाकी वट पीपल, काव्य की भूमिका और वसी, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हुए हैं। चौथा आंसर है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? किसके लिए? तो उर्वशी के लिए। चौथा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्वशी के लिए जो है उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कब हुआ? दिनकर का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। ये इसका उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो ये छायावादोत्तर युग के कवि है, छायावादोत्तर, सी छठा का आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो ये है आपका अर्धनारीश्वर। 7 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अर्धनारीश्वर जो है ये दिनकर जी की रचना है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? निबंधकार तो वही होंगे रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि इनकी ही रचना है। तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? तो साकेत नहीं लिखी गई है, कहता है लिखी कौन सी गई है, ये आपको देखना है। तो 9वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हारे को हरिनाम।
ये इनके द्वारा लिखी गई है, बाकी राधा, साकेत और उर्मिला इनकी रचना नहीं है। 10वां प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो परशुराम की परीक्षा इन्हीं की है, उर्वशी भी इन्हीं की है। इसमें जो हो जाएगा नील कुसुम भी इन्हीं का है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास जो है इनकी दिनकर जी की रचना नहीं है। आगे जो है दिनकर किस युग के कवि है? तो छायावाद उत्तर युग के कवि है। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का। शंकर और पार्वती, अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी आधा पुरुष, तो शंकर और पार्वती का जो है कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका 12 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो उर्वशी पर, जो कि आपको बता दिया गया है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। तो 14 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जो है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है। 15 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का ये भी बता दिया गया है। गांधारी थी, गांधारी शायद दुर्योधन की माँ थी। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्योधन की माँ। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद थे, प्रेमचंद थे, तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे कथाकार प्रेमचंद जो थे वो एक कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी 17 का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे 5वां चैप्टर आप देख सकते हैं। 5वां चैप्टर जो है वो है रोज, रोज जिनके लेखक आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, जिसको आप शॉर्ट में अज्ञेय जी भी कह सकते हैं। तो इससे पहला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अज्ञेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बी हो जाएगा उत्तर। तीसरा प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? तो ये है आपका हरी घास पर क्षण भर, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, गैंग्रीन इसमें किससे संबंधित है? तो चौथा का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीमारी से। गैंग्रीन एक बीमारी है। उसके बाद मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीटी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो ये है अज्ञेय जी की रचना। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। 8वां प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं? रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं तो ये भी अज्ञेय जी ही हैं। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति जो है ये अज्ञेय की नहीं है, ये आपका पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। पल्लव नामक कृति अज्ञेय की नहीं है। बाकी कितनी नावों में कितनी बार ये भी अज्ञेय की है। सदा नीरा और हरी घास पर क्षण भर ये सभी अज्ञेय की है। 10वां प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो यहाँ पे अज्ञेय की है ये पूछा गया है। तो 10वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नदी के द्वीप जो है ये अज्ञेय की रचना है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि रोज इनमें से क्या है? और रोज निबंध है, उपन्यास है, कहानी है या आलोचना है? तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोज एक प्रकार की कहानी है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो है वो अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी मतलब ये किस प्रकार की विधा है? तो 13 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये एक उपन्यास है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय की माँ का नाम है? तो अज्ञेय की माँ का जो नाम है ये है व्यंती देवी, व्यंती देवी। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रोज कहानी की नायिका है? रोज कहानी की नायिका है आपका मालती, रोज कहानी की नायिका मालती है। 16 कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिरछी। तिरछी जो है अज्ञेय की रचना नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका है? नायिका है, यहाँ पे देख सकते हैं मालती आपको बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा 17 का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 17 का बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्ते के भाई, मालती के दूर के रिश्ते के भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो 11 खरकन के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? तो मालती का पति जो है डॉक्टर है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक, ये
तार सप्तक के संपादक पूछे गए हैं, तो 21 का आंसर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र जी। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे जगह आपको तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी ही मिलेंगे, लेकिन आपके बुक में शायद विद्यानिवास मिश्र जी हैं। तो देख लीजिएगा इसको आप लोग, जहाँ पे मुझे थोड़ी सी डाउट लगती है मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि तार सप्तक के संपादक जो हैं वो अज्ञेय जी ही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वच्छंदवाद से। डी इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? अज्ञेय का नाटक जो है वो बकरी है। बकरी एक नाटक है जो अज्ञेय जी की कृति है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं छठा चैप्टर। छठा चैप्टर जो है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, तो मैं आपको बता दूं ये भगत सिंह के भगत सिंह की कृति है। तो एक लेख और एक पत्र। पहला क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1970 को हुआ था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो इनके चाचा का नाम अजीत सिंह था। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध जो है किसका लिखा हुआ है? तो ये आपका भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। डी उत्तर हो जाएगा। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौरा चौरी कांड जो है 1922 में हुआ था। प्रताप के संस्थापक कौन थे? प्रताप के संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ये उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो लिखा हुआ जो नहीं है वो है नवरात्र। बाकी अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़तालें, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये सभी भगत सिंह की कृति है। नवरात्र भगत सिंह की कृति नहीं है। आठवां प्रश्न है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था आपको 28 सितंबर 1907 को। आठवां का पहला ऑप्शन जो है ये सही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये क्वेश्चन जो है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ये आपका पहला क्वेश्चन भी है जिसमें आपको शायद 1970 दिया गया है, तो वो शायद टाइपिंग मिस्टेक है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर को तो हुआ था, लेकिन 1970 में नहीं, क्योंकि 1947 में तो हमारा देश आज़ादी हो गया। उनके बाद तो जन्म हुआ नहीं होगा, 1907 होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने बताने में भी थोड़ी सी गलती कर दी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप लोग देखिएगा कि भगत सिंह का जन्म जो है वो 28 सितंबर 1907 को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ही होगा उत्तर, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि आगे यही क्वेश्चंस आपको रिपीट किए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आठवां प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को। ये इसका उत्तर हो जाएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेखा है? आपको ऊपर बता दिया गया, ये भगत सिंह की ही कृति है। मैं नास्तिक क्यों हूँ। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ सन्याल की कृति है। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह की शहादत या फांसी कब हुई थी? तो इनकी फांसी जो हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है आपका भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? पाठ में संकलित पत्र, मतलब पाठ में जो संकलित पत्र है वो कहते हैं भगत सिंह ने किसको लिखा था? तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुखदेव को लिखा था। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रताप पत्र का। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका जो है वो कलकत्ता से निकलती थी, जिसको अभी आप कोलकाता कहते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किन से प्रभावित थे? तो ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ओ सदा नीरा। 7वां चैप्टर है ओ सदा नीरा। तो ये मैं आपको बता दूं, ओ सदा नीरा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। आप ऊपर में ही देख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। पहला प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो पहला का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 जुलाई 1917 को हुआ था। दूसरा प्रश्न है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने ही किया। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति नहीं है? तो रेशमी टाई जो है ये नहीं है। बाकी कोणार्क, बंदी और मेरी बांसुरी इनकी ही कृति है। उसके बाद है कौन सी कृति माथुर जी की है? चौथा का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोर का तारा। ये 3 ए सी और बी नहीं है, बाकी भोर का तारा इनकी ही कृति है।
बराज कहाँ बन रहा था, बराज कहाँ बन रहा था, तो ये जो है आपका भैंसा लोटन में बन रहा था। 5 का आंसर डी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन जो है, आम्रपाली जिसको अम्बपाली कहते हैं ने तथागत को क्या सौंपा था, तो छठा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आम्रवन, आम का वन, आम्रवन। उसके बाद सातवां प्रश्न है, मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी, कहाँ शरण दी, तो 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक महुए के पेड़ के नीचे। ओ सदा नीरा के लेखक हैं, तो जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका पार्टी है, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है। नौवां प्रश्न है, कोणार्क के नाटककार कौन है, कोणार्क के नाटककार कौन है, तो ये है आपका जगदीश चंद्र माथुर जी। 10वां प्रश्न है, 10 तस्वीरें के रचनाकार हैं, तो इनके रचनाकार भी जगदीश चंद्र माथुर जी ही हैं। बी इसका उत्तर हो जाएगा, सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, सदा नीरा जो है किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो इसका जो बीजारोपण किए हैं वो जगदीश चंद्र माथुर जी ने ही किए हैं। ओ मेरे सपने में, ओ मेरे सपने में क्या है, ये उपन्यास है, कहानी है, खंड काव्य है या नाटक है, तो ये आपका नाटक है, ओ मेरे सपने में। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, गौतम बुद्ध का आविर्भाव जो है वो 2500 वर्ष पहले हुआ था। बी उसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो नादिर शाह का मुकाबला करना पड़ा था राजा हरि सिंह को। 16 नंबर प्रश्न है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है, बोलते क्षण कहता है कि किस प्रकार की साहित्य की विधा है, तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये एक प्रकार की निबंध है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, 17 नंबर प्रश्न है कि ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो गंडक को। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, जो कि ऊपर भी आपको बता दिया गया है, ओ सदा नीरा जो है वो गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। थारन शब्द जो है किस शब्द से विकसित है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, तो ये थार से, जिसको रेगिस्तान कहा जाता है। उसके बाद कहता है कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो नादिर शाह का। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। चंपारण में थांगर कहाँ से आए, चंपारण में थांगर जो है वो कहाँ से आए, तो छोटा नागपुर से आए। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, गांधी जी चंपारण में कब आए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण में कब आए, तो अप्रैल 1917 में, अप्रैल 1917 में। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, तिनकठिया प्रथा का संबंध है, तिनकठिया प्रथा का संबंध जो था वो नील की खेती से था, नील से था। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि चंपारण में ज़्यादा हुआ करता था। कहता है पंडई नदी कहाँ तक जाती है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है, तो ये भिखनाथुरी तक जाती है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है 8वां प्रश्न, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, तो इनके जो लेखक है वो मोहन राकेश जी है, ये आपको याद रखना है। पहला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, कौन सी कृति मोहन राकेश की है, तो ये जानवर और जानवर, बी उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो लड़ाई जो हो रही है ये आपका बर्मा में हो रही है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, तो ये कुंती है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है कि मुन्नी किस दिन मानक चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, मानक चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है मंगलवार को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे दूंगा, तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपाही कहता है। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, 7वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारों के। किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो तारों के ही मोती। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, किस पाठ में यह उद्धरण आया है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। कहता है किस पाठ में ये उद्धरण आया है, तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिपाही की माँ, जो कि आपका पाठ है उसमें आया है। 9वां प्रश्न है, मोहन राकेश की एकांकी का जो शीर्षक है ये शीर्षक कौन सा है, तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा सिपाही की माँ में मोहन राकेश की एकांकी आया है। उसके बाद है मोहन राकेश का जन्म। मोहन राकेश, देखिए एकांकी, ये जो आपका सिपाही की माँ है ये एक प्रकार की एकांकी है जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। तो इसकी एकांकी का शीर्षक सिपाही की माँ है। अब है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। पहला भी प्रश्न आपका यही था, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है, तो 10वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 जनवरी 1925 को। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो जानवर और जानवर तो इन्हीं की है। उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दिव्या इनकी कृति नहीं है। बाकी एक और जिंदगी ये इन्हीं की है, अंधेरे बंद कमरे ये भी इन्हीं की है। सी हो जाएगा इनकी कृति जो है दिव्या नामक कृति नहीं है। मोहन राकेश किस आंदोलन से जुड़े हैं, तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई कहानी से जुड़े हैं। उसके बाद आधे अधूरे मोहन राकेश की कैसी कृति है, तो आधे अधूरे जो है वो मोहन राकेश की नाटक है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है सिपाही की माँ कौन है। सिपाही की माँ कौन है, तो ये है आपका बिसनदेई। 20 का उत्तर हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी में, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो कुंती जो है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ में माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो ये है आपका पड़ोसिन है, कुंती पड़ोसिन है। रवेश क्या होता है, रवेश क्या होता है, तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोटे सूत की जो है बुनी चादर को रवेश कहते हैं। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो तारों के, ऑप्शन नंबर 17 का जो है वो ए हो जाएगा। उसके बाद है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, कौन सी कृति, तो एक और जिंदगी इन्हीं की है, आधे अधूरे भी इन्हीं की है, अंधेरे बंद कमरे में इन्हीं की है। नहीं है तो इतिहास और आलोचना, 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इनकी कृति नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो 19 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी 19 का हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम जो है वो बिस्नी है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 9वां जो चैप्टर है प्रगति और समाज, प्रगति और समाज। तो प्रगति और समाज में आप देख सकते हैं, पहले बता दूं कि प्रगति और समाज किनकी कृति है, तो ये नामवर सिंह की है, नामवर सिंह। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है प्रगति और समाज के लेखक, तो नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है, तो प्रगति और समाज जो है ये एक निबंध है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो तीसरा का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान पर जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, चौथा का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलोचना के प्रधान संपादक जो थे, जो आलोचना त्रैमासिक पत्रिका थी उसके संपादक थे। उसके बाद है राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है, तो ये जो है निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। छठा क्वेश्चन है कामायनी के कवि हैं, तो कामायनी के शायद प्रसाद जी। छठा प्रश्न है, छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामायनी के जो है जयशंकर प्रसाद जी, 20 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है लिरिक का पर्याय है, लिरिक का पर्याय जो है वो है आपका प्रगीत, लिरिक का पर्याय प्रगीत हो जाएगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, 8वां का जो आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था 28 जुलाई 1927 को। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो ये है आपका पृथ्वीराज रासो की भाषा, 20 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है, तो ये है आपका तिरछी जो है नामवर सिंह की नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तो रामधारी सिंह, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उसके बाद निम्नलिखित में कौन प्रत्यय की छाया के कवि हैं, प्रत्यय की छाया के कवि हैं आपका जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी, 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न है तुलसीदास के रचयिता कौन है, तुलसीदास के रचयिता कौन है, 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 14 नंबर क्वेश्चन है कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान के लिए ही उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि बाज की दाढ़ में
बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तय तो यही था, तय तो यही था। 16 नंबर प्रश्न है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, किस कविता, कहता है किसकी कविता, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है। तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुक्ति बोध की, मुक्ति बोध की ये कविता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है 10वां चैप्टर है जूठन। जूठन, तो मैं आपको बता दूं जूठन के जो लेखक हैं वो है आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, इसमें आप देख सकते हैं जिक्र भी किया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। तो पहला प्रश्न है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था आपका 30 जून 1950 को। ये इसका उत्तर हो जाएगा। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है। तो दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। दलित साहित्य के का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। तो तीसरा का आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। तीसरा का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही हैं। जूठन क्या है, ये पूछा गया है। जूठन क्या है, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज या आत्मकथा। तो जूठन जो है ये आपका एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन में चित्रण हुआ है सामाजिक विषमता की। बी इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक विषमता का। 6ठा प्रश्न है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। तो ये जो है मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना की ओम प्रकाश ने। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, जूठन क्या है। तो जूठन मैंने बताया आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी 7 का हो जाएगा सही उत्तर। 8वां प्रश्न है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है। महाराष्ट्र में। 8वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थापित है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही हैं, जो ऊपर भी आपको बता दिया गया। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि जूठन किस चेतना की रचना है। तो ये आपका किस चेतना की रचना है। तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दलित चेतना की रचना है जो सामाजिक विषमताओं को उजागर करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। अब और नहीं जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, कहता है ये किस प्रकार की कृति है। तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ये एक कविता है। अब और नहीं एक कविता है। आत्मकथा लेखक की माँ, आत्मकथा जो लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। आत्मकथा लेखक जो आपका है जूठन, कहते हैं लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मदेव तगा के घर में काम करती थी। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। तो ये था आपका सुखदेव सिंह त्यागी का पोता। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, यहाँ पे लगवाते हैं होगा, यह किसका कथन है। तो यह जो कथन है यह आपका लेखक के पिताजी का कथन है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। स्कूल के हेडमास्टर का नाम जो है था कलीराम, कलीराम। ऑप्शन नंबर बी जो है 15 का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट जो आपका 11 नंबर चैप्टर है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो मैं आपको बता दूं इनके जो लेखक हैं वो मलयज हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से मलयज। तो पहला है मलयज का जन्म हुआ था, मलयज का जन्म हुआ था। मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मलयज का मूल नाम था। मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। बी उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो रचा हुआ यथार्थ भागे हुए यथार्थ से अलग है। पहला ही सही है। रचा हुआ यथार्थ जो है वो भोगे हुए यथार्थ से अलग है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी रचना है। तो ये है आपका मलयज की, जो कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो चैप्टर ही है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये मलयज की रचना है। चौथा का आंसर सी हो जाएगा। मलयज का मूल नाम यहाँ पे भरत जी श्रीवास्तव। डी हो जाएगा। कविता संग्रह है। छठा का आंसर हो जाएगा कविता संग्रह है। कौन सा कविता संग्रह है। तो छठा का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जख्म पर धूल। ये कविता संग्रह है। 7वां प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है।
तो किस विधा में लिखित है? तो सातवां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायरी विधा में लिखित है, डायरी विद्या में लिखित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मलयज का ही है। आठवां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मलयज की है? कौन सी रचना मलयज की है? तो नौवां का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कविता से साक्षात्कार, ये इनकी रचना है। बाकी ए, बी और डी इनकी रचना नहीं है। 10वां प्रश्न है, कौन सी रचना मलयज की नहीं है? सो पूछा गया है। तो मलयज की जो रचना नहीं है ये सुनो राधिके, ये नहीं है। बाकी आपको याद रखना, जख्म पर धूल, रामचंद्र शुक्ल, संवाद और एकालाप, ये सभी मलयज की रचना है, जिनका पूरा नाम है श्री भरत जी श्रीनिवास। और उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो ये जो है चुनौती को झेलने में ही सुरक्षा हो सकती है, चुनौती से भागने में नहीं। डी इसका उत्तर हो जाएगा, ये मलयज जी का कहना है। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो रचने और भोगने का रिश्ता जो है वो द्वंद्वात्मक होता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब बाकी आपका केवल 2 चैप्टर बचा है, उसको भी आप देख लीजिए। 12 नंबर चैप्टर है तिरछी। तिरछी, तो मैं बता दूं तिरछी के लेखक उदय प्रकाश जी हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। पहला ही प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दरियाई घोड़ा, ये उदय प्रकाश की कृति है। दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो ये हो जाएगा टूटा हुआ पुल, उदय प्रकाश की नहीं है। तिरछी कैसी कहानी है? तिरछी कैसी कहानी है? तो ये प्रतीकात्मक कहानी है, डी उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? पिताजी की मृत्यु जो है वो मानसिक सदमे और अधिक जो है रक्तस्राव से होती है, डी उत्तर हो जाएगा। तिरछी कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम स्वारथ प्रसाद। तो इस तरह से आपका हो जाएगा तिरछी कहानी के पिता का, तो राम स्वारथ प्रसाद। 7वां प्रश्न है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो ये कहानी संग्रह है। उसके बाद है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया है? यह जो बतलाया है वो कहानीकार की माँ ने बतलाया है कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है। 9वां प्रश्न है, तिरछी को कैसी कहानी माना जाता है? तिरछी को जो है वो जादुई यथार्थ की कहानी मानी जाती है। 10वां प्रश्न है, तिरछी कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो 10वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानीकार के पिता से जो है तिरछी कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि कहानीकार तिरछी की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया? कहानीकार जो है तिरछी की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया? तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थानू के साथ गया। पंडित और राम अवतार जो है क्या थे? पंडित और राम अवतार जो है वो ज्योतिषी और वैद्य थे, ज्योतिषी और वैद्य। 13 नंबर प्रश्न है, तिरछी कहानी के कहानीकार हैं? तो ये आपका है तिरछी कहानी के कहानीकार पूछा गया है, तो उदय प्रकाश जी हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन की तिरछी के लेखक हैं? तिरछी के लेखक भी उदय प्रकाश जी ही हैं। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदय प्रकाश जी। तिरछी क्या होता है? तिरछी जो है ये आपका विष खापर, जिसको जहरीला लिजार्ड कहते हैं, तो वो होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। अब जो लास्ट आपका चैप्टर है गद्य खंड से, उसको भी आप देख ही लीजिए और बाद में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ में अपने सभी दोस्तों तक शेयर अवश्य करिएगा ताकि उनकी भी प्रिपरेशन इस प्रकार से हो पाए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से आगे की वीडियोज़ मिलती रहेगी। 13 नंबर है आपका जो चैप्टर है वो शिक्षा है। शिक्षा के लेखक जी जो हैं वो है जे कृष्णमूर्ति जी। तो जे कृष्णमूर्ति जी यहाँ पे लिखा भी गया है। पहला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 12 मई 1895 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था? तो इनका पूरा नाम जो है वो जिद्यू कृष्णमूर्ति था, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो ये कृति आपका जे कृष्णमूर्ति जी की ही है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम।
चौथा प्रश्न है लीड बेटर किस में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो ये आपका गांधी में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, लीड बेटर। ऑप्शन नंबर सी चौथा का सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? देखिए ये आपका बार बार रिपीट कर दिया जाता है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मैक्सिमम संभावित क्वेश्चंस होते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 मई 1895 को। पहला भी आप देख सकते हैं, पहला में भी यही है 12 मई 1895 और यहाँ भी 12 मई 1895, ये हो जाएगा। छठा प्रश्न है जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? मतलब उनके संबंध में कौन सा तथ्य जो है वो सही है? तो वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे, ये इनका तथ्य सही है इनके संबंध में। सातवां प्रश्न है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति, जो कि आपका चैप्टर ही है शिक्षा, इनके रचयिता जे कृष्णमूर्ति जी हैं। 7 का डी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 8 का उत्तर हो जाएगा। और जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का और इस चैप्टर का, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के रचनाकार कौन है? तो ये आपका द फर्स्ट फ्रीडम एंड लास्ट फ्रीडम के रचनाकार कौन है? तो ऊपर भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी ये क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, तो ये आपका जे कृष्णमूर्ति था। तीसरा का आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी था। तो इसका आंसर आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि आप लोग द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, यहाँ भी है आपका द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। तो किसकी रचना है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए फ़िलहाल लेते हैं इस वीडियो में अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।